पुत्री और पत्नी की मौत हुई, 4 साल का बेटा घायल हो गया। NH 11 पर यह हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक मासूम घायल। चूरू में रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हुई थी। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और 2 साल की बेटी की मौत हो चुकी है। उनका 4 साल का बेटा घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ये बड़ी खबर पोखरण से, बोलेरो कैंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए, 4 को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। नोक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पोखरण में बोलेरो कैंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई। 9 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जिनमें से 4 ज्यादा गंभीर को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। और बूंदी में 2 ट्रकों में टक्कर हुई, एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। बासनी गांव के पास यह हादसा हुआ। मौके पर हिंडोली पुलिस पहुंच चुकी है। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में बासनी गांव के पास ट्रक और वैन के बीच यह टक्कर हुई थी। इस दौरान एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर हिंडोली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। घायलों को देवली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और धौलपुर में सड़क हादसा हुआ। 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। फायर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। दो वाहनों में धौलपुर में टक्कर, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। भरतपुर जिले के सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नवंबर में कागजों के हिसाब से 1532 मरीजों को भर्ती किया गया था, जबकि आईपीडी वार्ड पर धूल जमी हुई थी और सभी बेड खाली नजर आ रहे थे। जब इस पूरे मामले पर आयुर्वेदिक अस्पताल की इंचार्ज रीना खंडेलवाल से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे से बचती हुई नजर आई। जरूरी है मिलवा देते हैं 3-4 बार। ये भरतपुर जिले का सबसे बड़ा आयुर्वेद चिकित्सालय है और इस चिकित्सालय की जो हालत है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो है गंदगी का अंबार लगाते हो। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पर कोई उच्च अधिकारियों की टीम जो है निरीक्षण करने के लिए आने वाली है, तो अब इसको सार संवार दिया गया। और यहाँ की जो ओपीडी की बात की जाए तो वो नवंबर माह की जो ओपीडी है वो लगभग 3000 के पार है और जो भर्ती मरीजों की संख्या है वो 1500 के करीब है। लेकिन जिस तरह से हालात आपको दिखाई दे रहे हैं कि कितने मरीजों की संख्या यहाँ पर भर्ती होगी, वो आपको दिखाई दे रही है कि बेड जो है पूरे खाली नजर आ रहे हैं। आज कोई भी मरीज यहाँ पर जो है भर्ती नहीं हुआ है। और ऐसे में कल की बात की जाए तो कल भी यहाँ कुछ मरीज भर्ती बताए गए थे। और नवंबर माह की बात की जाए तो 1500 से अधिक जो मरीज हैं वो यहाँ पर भर्ती कर दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से अब जमीनी हकीकत को देखा जाए तो आयुर्वेद अस्पताल में किस तरह से जो लगातार कमियां हैं उनका अंबार देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, वो भी मीडिया से बात करने के लिए मुखातिब नहीं हो रहे हैं, दूर दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि
कि जिस तरह से उनसे जानकारी मांगी जा रही है और उस जानकारी को वो नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह से लापरवाही का जो अंबार है वो नज़र आ रहा है और किस तरह से फर्जी जो कागजात हैं उनके उनमें जो है वो मरीजों को दिखाया जा रहा है और अपनी जो नौकरी है उसको बचाया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाता है, जब यहाँ के अधिकारियों से बात की गई कि आखिर आप ओपीडी और आईपीडी के बारे में बताइए, तो वो पूरी तरह से मुखरते हुए नजर आए और कैमरे के सामने बोलने से पूरी तरह से कतराते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और दौसा के पशुपालन विभाग में गबन का बड़ा मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने गबन करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल दौसा पशुपालन विभाग में कार्यरत कैशियर गजेंद्र लाल सूट, पशुपालन विभाग में कार्यरत सुनील ने गबन का खेल खेला और विभाग के फंड से अवैध रूप से राशि को अपने खाते में डलवा लिया। इसके लिए आरोपियों ने 24 फर्जी चेक काटे और अपने खातों में 7 लाख रुपए डलवा दिए। जब विभागीय अधिकारियों के सामने गबन की जानकारी आई तो उन्होंने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। ऊपर देख लो भाई, लेके ऊपर हूं। फोन बंद कर लो। हेलो, फोन बंद कर। ये पशुपालन विभाग का मामला है जिसमें 2 आरोपी थे जो कैशियर का काम करते थे, गजेंद्र और सुनील। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने तकरीबन 7 लाख रुपए का पशुपालन विभाग का जो पैसा था वो अपने खातों में डलवा लिया और उसका मिसयूज किया। कितने चेक थे? ये 24 चेक थे जिनका मिसयूज किया गया। गंगानगर के सादुलशहर पुलिस थाने के सामने ग्रामीण मृतक महिला के शव के साथ धरने पर बैठ के ग्रामीणों का कहना है कि निजी बस चालक की लापरवाही के कारण महिला बस से गिर गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने न केवल बस चालक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की, बल्कि मृतका के परिवार को आर्थिक सहायता की भी मांग की। दरअसल 2 दिन पहले अमरगढ़ के पास निजी बस से महिला यात्री गिर गई थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बेरियों के पास खड्डा बना हुआ है सर। हाँ। वहाँ पर लापरवाही के कारण बस है ना कट मारा ना, जब लड़की ये बुढ़िया नीचे पड़ गई, फिर कनेक्टर को सर है ना अमरगढ़ की लड़कियों ने बोला भी आपकी सवारी पड़ गई है पीछे। हाँ जी। फिर उससे 3-4 मरबा आगे जाकर उसकी दादी पोती को उतार दिया सर। अमरगढ़ के लड़के एडमिट कराया सरकारी हॉस्पिटल। बस वाले नहीं रोकी? कोई बस वाले ने बस नहीं रोकी सर। कौन सी बस है ये सिंगला बस सर्विस है सर। तो बस वालों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया आपके पास? कोई नहीं है सर, बेस समझौते करने के लिए या क्लेम के लिए बच्चों के लिए कोई नहीं पहुंचा है सर। ठीक है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। और ये खबर लखनऊ से। राजस्थान से बेरोजगारों का धरना खत्म करके राजस्थान पहुंच गए। राजस्थान सरकार से वार्ता पर बात बढ़ गई। आज शाम 4 बजे सरकार से वार्ता होगी। धर्मेंद्र राठौड़ ने बेरोजगारों को मना लिया है। आंदोलनकारियों को लखनऊ से धरना खत्म करने को राजी हो गए। आज शाम सरकार से बेरोजगारों के प्रतिनिधियों की वार्ता होगी। कई दिन से लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। धर्मेंद्र राठौड़ लगातार बातचीत कर रहे थे। आखिरकार लखनऊ से लौटने पर बेरोजगार आंदोलनकारी राजी हो गए। तो पिछले कई दिनों से बेरोजगारों का आंदोलन लखनऊ में चल रहा था। यहां पर वो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए गए थे उपेंद्र यादव के नेतृत्व में, और लगातार उनका कहना था कि राजस्थान सरकार रोजगार को लेकर उनकी मांगे नहीं सुन रही है, जिसके चलते उन्हें लखनऊ आना पड़ा। और फिर अब जाकर राजस्थान सरकार उनसे वार्ता के लिए तैयार हुई है। उन्हें आश्वासन दिया गया है। धर्मेंद्र राठौड़ लगातार आंदोलनकारियों के संपर्क में थे, उनसे बातचीत की जा रही थी। अब जाकर शाम को बातचीत होनी है और राजस्थान सरकार की तरफ से इन बेरोजगारों का आश्वासन मिला है, तो वो लखनऊ के अंदर धरना समाप्त करने पर राजी हो गए हैं। अब सभी बेरोजगार आंदोलनकारी राजस्थान की तरफ कूच करेंगे। और खबर का असर हुआ। भरतपुर उच्चैन थाना अधिकारी श्रवण पाठक को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने यह निलंबन जारी किए हैं। कल एक गैंगरेप पीड़ित की
पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जिसमें सामाजिक सरोकार निभाते हुए न्यूज 18 राजस्थान ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। थाना अधिकारी ने पीड़िता और उसके परिजनों को 6 घंटे तक बिठाए रखा था थाने पर, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद में पीड़िता के परिजनों ने एसपी से मुलाकात की, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। पहले भी कई बार विवादों में रहे उज्जैन थाना अधिकारी श्रवण पाठक। निलंबन अवधि में मुख्यालय रहेगा रिजर्व पुलिस लाइन भरतपुर। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ जब पीड़ित परिवार को एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित परिवार एसपी के समक्ष हाजिर हुआ और इसी खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर पर एक्शन हुआ और उज्जैन थानाधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। रिपोर्ट ना दर्ज करने पर उन पर यह कार्रवाई की गई है। हिमाचल प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां टीकाकरण को लेकर लोगों में झिझक लगभग नदारत है, लेकिन शुरुआत में यहां भी अफवाह मिथक फैलाए गए थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक धर्मगुरु की कोशिशों को सराहा था, जिन्होंने लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले में टीकाकरण की कहानी। किलोंग घाटी को निहारते नवांग उपासक ये शशुर मोनेस्ट्री के एक वरिष्ठ लामा हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे अहम बौद्ध गोम्पा हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम की सराहना ना करते तो शायद महामारी के दौरान इन्होंने जो काम किया उसके बारे में लोग कभी जान नहीं पाते। नवांग उपासक जी भगवान बुद्ध के संदेशों को जीवन में उतारने का एक प्रशंसनीय प्रयास आप जैसे महानुभाव कर रहे हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के संकल्प में आपकी सहभागिता के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस साल 2021 के शुरुआती महीनों की बात है, जब नवांग उपासक को महसूस हुआ कि टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। हमारे रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से जो उन्होंने कहा कि जो भी बीमारी होती है वो मतलब पूजा पाठ से दूर होता है, तो लोगों ने हर घर में जितने भी अपने जो गुम्बाज हैं इस देवताओं को मनाना शुरू कर दिया कि भाई ये कोरोना महामारी जो है यहाँ से निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे जो है महामारी जो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। तो लोगों को मतलब एक जागरूक करने की ज़रूरत थी कि ताकि वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए जी। लामा पैदल ही लंबी दूरी तय करके घर घर जाते हैं और कोविड-19 से सुरक्षा देने वाले टीके को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। इसके साथ ही एक और चीज थी जिसने इस काम में मदद की, वो थी टीकाकरण करवाते हुए दलाई लामा की वीडियो, जो बौद्ध समुदाय में तेजी से वायरल हुई। In order to prevent some serious problem, this injection is very very helpful. हमारे जो पूज्य दलाई लामा जी है, उनको उन्होंने जब वैक्सीन लगाया तो हमें बहुत वैक्सीन लगाने के बाद हमें भी बहुत ही वो हुआ कि भाई हम भी लगा सकते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो उनको देखा देखी में हम लोगों ने भी वैक्सीन लगाई जी। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। उत्तर प्रदेश का अमेठी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनेगा। यहां AK-203 राइफल्स बनाने की योजना को मंजूरी मिलने जा रही है। यहां पर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका निर्माण करेगी, जिसे लेकर रूस और भारत इसे मिलकर बनाएंगे। AK-203 असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन रूस की साझेदारी से किया जाएगा। इसके उत्पादन से क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि AK-203 राइफल दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक राइफलों में से एक है। यह राइफल सेना में इंसास राइफल की जगह लेगी। AK-203 बेहद हल्की और छोटी है, जिसे इसे ले जाना आसान है। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सुरक्षा बलों को आतंकवादी विरोधी अभियानों में मदद मिलेगी।
तो अमेठी में अब राइफल यही निर्माण होगा। AK-203 सबसे आधुनिक राइफल इसे माना जाता है। अब इसका निर्माण भारत में होगा। इंसास राइफल की जगह ये लेगी। रक्षा के क्षेत्र में इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और अमेठी जैसी जगह को चुना गया है इस राइफल को बनाने के लिए। रशिया और भारत दोनों मिलकर इस राइफल का निर्माण अमेठी में करेंगे। जयपुर प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज है। दोपहर 2 बजे उद्घाटन सत्र होगा। कल अमित शाह का संबोधन भी है। कार्य समिति में 6 सत्र आयोजित होंगे। मिशन 2023 की रणनीति बनेगी। अमित शाह जी अच्छा बोलते हैं, ओजस्वी बोलते हैं और उनके बोलने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है। इसलिए स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिन हस्ती ने 370 जैसी अनुच्छेद को खत्म करके देश की एक बड़ी समस्या का समाधान किया, तो यकीनन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। हमारे गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह जी, वो इसके समापन समारोह को संबोधित करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन है। कोई परेशानियां नहीं है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये गलत बात है जो कि आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं। सब पहले से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आएगी लोकसभा में और राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे। हमने पहले से आंदोलन तय किए हुए हैं कि सभी जिला मुख्यालयों पर, और आंदोलन हमारे जारी है। कई जिला मुख्यालय पर हो चुके हैं, कई जिला मुख्यालयों पर होने वाले हैं। और जिन जिला मुख्यालयों पर हमारे आंदोलन हो गए बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। जैसा कि हमारे संगठन में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है और फिर मंडल कार्य समिति होती है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति है और इस कार्य समिति का समापन देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्य समिति का कल समापन करेंगे और इसी के साथ एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन राज्य भर से आने वाले सभी हमारे जिला परिषद सदस्य, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, हमारे सरपंच, हमारे निकायों के पार्षद। देखिए, आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व में पूरे पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव मिला है, उनका निश्चित रूप से आना पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। और जहां तक मैं सोचता हूं कि मेवाड़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में जब भी गवर्नमेंट बनती है अग्रणी रहता है। जहां तक 2 बाई इलेक्शन का सवाल है, बाई इलेक्शन से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिनों के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री आज दोपहर 2:30 बजे जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तनोट माता मंदिर जाएंगे। अमित शाह रोहताश बॉर्डर पर आउट पोस्ट का दौरा करेंगे। शाम 6:30 बजे सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 5 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह हिस्सा लेंगे। सत्तावनवां राइजनिंग डे, सीमा सुरक्षा बल का वो दिन जिसके लिए सीमा सुरक्षा बल पूरे साल भर तैयारी करता है। आज वो दिन यहां पर मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पहली तस्वीर आप शहीद पूनम सिंह स्टेडियम की देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से इंतजामों को अंतिम रूप देने का काम सीमा सुरक्षा बल के जो तमाम जवान हैं, उनकी जो टीम के लोग हैं, वो यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ में वाइस राठौड़ साहब हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये कहा जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के सभी बॉर्डर्स को सुरक्षा। भारत की संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में हम शामिल हो रहे हैं। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति में एक है, जिसने अपने स्थापना काल से ही
लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से ही देश पर की लोकतंत्र संस्थाएं, प्रजातंत्र संस्थाएं और उनकी जड़ें मजबूत होती गई है। हमारा लोकतंत्र लगातार सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और इन 7 दशकों के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं ने जनता की अपेक्षाएं, आशाओं और उनके विश्वास को पूरा करने का काम किया है। जनता की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक संस्थाओं की समस्याओं को हल करने के लिए, उनकी अपेक्षाएं को पूर्ण करने के लिए एक प्रभावी संस्था के रूप में हम इन संस्थाओं को देख सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि कठिन से कठिन दौर और समस्याओं के बावजूद इन 7 दशकों में हमने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े संवैधानिक देश के अंदर हमने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया है, सशक्त कराया है, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम इन संस्थाओं के माध्यम से किया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व जनता के प्रति जवाबदेही है और किस तरीके से ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जिम्मेदारी से काम करें, पारदर्शिता से काम करें, शासन और प्रशासन के अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता लाए। इसके लिए जहां लोकतंत्र की संस्थाएं काम कर रही है, वहां केंद्र, संसद और राज्यों के अंदर हमारी संसदीय समितियों का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए इन संसदीय समितियों को हम लघु संसद, लघु विधान मंडलों के रूप में मानते हैं और उनकी कार्रवाई, उनका संचालन, उनमें चर्चा, संवाद दलों से ऊपर उठकर जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उनकी भावनाएं, उनकी रुचि, उनके इनपुट के आधार पर इन समितियों में चर्चा होती है। मैं जब देखता हूं कि लंबे समय तक किस तरीके से समितियों के अंदर जनता से, किसी भी विषय पर जुड़े हुए स्टेक होल्डरों से जब कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाता है तो उनकी चर्चा, संवाद सभी लोगों से किस तरीके से दल से ऊपर उठकर चर्चा, संवाद होती है और उन संसदीय समितियों की जो सिफारिश होती है वो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश होती है, जिसके आधार पर सरकार को निर्णय करने में बहुत सावधानी और सफलता मिलती है। 100 वर्षों के इस कालखंड में, जो अपने आप में एक दीर्घ कालखंड रहा है, जब किसी संस्था की प्रभाव का आकलन करने के लिए हम सब यहां पर बैठे हैं, उसकी कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, विचार विमर्श भी करेंगे, क्योंकि 100 वर्षों के अंदर लोक लेखा समिति ने किस तरीके से हमारे विधायी कार्य को किया, किस तरीके से वित्तीय संसाधनों को जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार उनको नियोजन करने के लिए निगरानी का काम किया। इसलिए 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष हमें पुनः समीक्षा करने का ये दिन होता है। मुझे आशा है कि 1921 में ये जो पीएससी की स्थापना हुई थी, उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने पीएससी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा, उसकी जिम्मेदारी को समझा और आज हम ये कह सकते हैं कि आजादी के जब 75 वर्ष हो रहे हैं तो देश के अंदर कई बदलाव आया है, कई पारदर्शिता आई है और पीएससी के अंदर इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है। मैं पीएससी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जो लगातार दलगत से ऊपर उठकर देश हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं और आज हमारी प्रगति और उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पर वित्त समायोजन की आवश्यकता होती है, वित्त नियोजन की आवश्यकता है, उस वित्त नियोजन में
पारदर्शिता है, जनता का धन जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार लगे, उनकी योजनाओं के अंदर ठीक से नियोजन हो, इन सारी चीजों को पीएससी समिति देखती है। लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति नहीं है, ये एक ऐसी समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है और समय समय पर पीएससी के अंदर जो कुछ भी वित्तीय संसाधन होते हैं उनका कैसे बेहतर उपयोग हो उसकी सार्थक सिफारिश भी करती है। भारत जैसे विकासशील देश के अंदर इस समिति के रचनात्मक सुझाव ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ाया नहीं दिया है, पारदर्शिता लाने का भी काम किया है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी लोकतंत्र प्रक्रियाओं में गहरी आस्था का परिणाम है कि इस महत्वपूर्ण समिति के सभापति हमेशा प्रतिपक्ष के फ्लोर लीडर या प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। एक अच्छी लोकतंत्र के अंदर परंपरा है, राज्यों के अंदर भी इस परंपरा का ठीक से निर्वहन हो रहा है कि अधिकतर राज्यों के अंदर भी प्रतिपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के कोई सदस्य इसके चेयरमैन होते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। सबको साथ लेकर सबके सहयोग से लोकतंत्र सशक्त मजबूत होगा जब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष देश हित और राष्ट्र हित के अंदर काम करेंगे। और इसीलिए इसकी रिकमेंडेशन को सामान्य रूप से सरकार स्वीकार करती है और कोशिश करती है जो रिकमेंडेशन मिली है उसको ठीक से लागू किया जाए। इसी परंपरा ने पीएससी के अंदर एक संसदीय व्यवस्था के अंदर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में अपने आप को विकसित किया है, जहां निर्णय सामूहिक भी होते हैं, व्यापक विचार विमर्श से भी होते हैं और पिछले 100 वर्षों के अंदर हम अनुभव करें और आजादी के 75 वर्षों में अनुभव करें तो पीएससी के अंदर जो भी निर्णय हुए वो सामूहिकता से एक साथ हुए, देश हित में हुए, राष्ट्र हित में है और वित्तीय पारदर्शिता के साथ निर्णय करने में इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एमएम कंटेनर्स में युवा उद्यमी महेंद्र मित्तल के संयोजन में हुए कार्यक्रम में एसोसिएशन अध्यक्ष ताराचंद चौधरी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर ओला ने कहा कि परिवहन सेवाओं को और अधिक सरल बनाने के लिए काम किए जाएंगे। इस मौके पर क्षेत्र की समस्याओं से भी मंत्री को अवगत करवाया गया। उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।